It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी ये नियुक्ति कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मंजूरी के बाद हुई है और वे इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। उर्जित पटेल 2016 में भारत के 24वें गवर्नर बने थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से वार्ता के बाद कहा कि अगली पीढ़ी की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 1 दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता 2 गुनी हो गई है। वहीं जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि 6 साल पहले अगस्त में मुझे वाराणसी आने का सौभाग्य मिला था। मैं अनादिकाल के भारतीय इतिहास को देखकर अभिभूत था। अपने भाषण में उन्होंने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। Japan's advanced technology and India's outstanding talent and vast market complement each other, leading to a dramatic expansion of our economic ties. Many Japanese companies are playing a key role in Make in India, and our cooperation is extending across the Pacific and Indian Ocean, Africa, and even into Europe. Today, the signing of numerous cooperation documents between our companies demonstrates Japan's firm commitment to further investment in India and strengthening collaboration, and it is clear evidence that we are steadily building a robust supply chain centered on our 2 nations. It is a great honor for me to stand here together with His Excellency Prime Minister Modi at such a moment. I wish to see our bilateral cooperation develop even further into the future. To achieve this, I will outline 3 key initiatives. First, the promotion of people-to-people exchanges, that is the foundation. बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश के सबसे सुरक्षित शहर हैं। वहीं पटनायपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किए गए हैं। ये सर्वे 31 शहरों में 12,770 महिलाओं की राय पर आधारित है।
राजस्थान विधानसभा के 1 सितंबर से होने जा रहे मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर धर्मांतरण विधेयक पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सत्र में धर्मांतरण, विश्वविद्यालयों और विधायकों की पेंशन संबंधी कानून में संशोधन सहित कई प्रमुख विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक प्रवर समिति में विचाराधीन हैं। बिहार मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति प्रदान की है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का स्थानांतरण शुरू कर दिया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए अपने हर वादे को पूरा करेंगे। टोंक के टोडा रायसिंह में एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियाणो राजस्थान कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ गोपालक कार्ड भी दिया है। अगर हमारे पशुधन अच्छी स्थिति में होंगे तो किसानों की स्थिति भी अच्छी होगी। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ हमारी सरकार को आपने चुना है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से उस संकल्प को लेकर के चल रही है। और आज यही बताना चाहते हैं, जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आप किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हम जानते हैं, हम गरीब की स्थिति जानते हैं। हमने किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया, तो आप देखते हैं कि हमने गोपालक कार्ड भी दिया, क्योंकि किसान का और पशुपालन का जोड़ा है। अगर हमारा पशुधन सही रहेगा तो हमारे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए हमने जो 1 लाख का ऋण था उसको 1.5 लाख का किया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को अभी भी पता नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। हम सर्वसम्मति से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। आगामी चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मतदान करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो का आईपीओ लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ये आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। ये ग्लोबल स्तर पर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा। इसके अलावा 3 बड़े ऐलान भी किए गए। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्ट सब्सिडियरी बनेगा। वहीं सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस बनाने का ऐलान किया गया। एआई के लिए मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप की भी घोषणा की गई। मेघालय कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर थॉमस संगमा से 4 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है, जो सत्तारूढ़ एनपीपी में चले गए हैं। रॉनी लिंगदो, सेलेस्टाइन लिंगदो, चार्ल्स मारंगर और ग्रेब्रियल वाहलांग के दल बदल को कांग्रेस ने गलत बताया, क्योंकि ये संविधान के 2/3 बहुमत नियम को पूरा नहीं करता। पार्टी सचिव मैनुअल बादवार ने शिलांग में कहा कि यह कदम उत्तर पूर्व में लोकतंत्र बचाने के लिए है, न कि बदले की भावना से। अगर स्पीकर का फैसला खिलाफ गया तो कांग्रेस कोर्ट जाएगी।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।